Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter, some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry के क्लास 11th का पहला चैप्टर है, जिसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर वन some basic concept of chemistry क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। some basic concept of chemistry चैप्टर नंबर वन के हम लोग क्वेश्चंस आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बच्चों पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है आपको मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मोलर मास। इसका H2O CO2 और CH4, H2O CO2 और CH4, H2O CO2 और CH4, H2O CO2 और CH4 का मोलर मास निकालना है। तो H2O का मोलर मास कितना होगा? H2O का हो जाएगा 1 into 2, क्योंकि हाइड्रोजन का ना एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। ठीक है, हाइड्रोजन का मैं बताएंगे। H2O ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 और 16। जो नीचे दिया हुआ बच्चों ये एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर गिवन है ये आपका एटॉमिक मास है, मास नंबर है। ठीक है, H2O तो 1 into 2 प्लस में 16 ये हो जाएगा 18। अब एटॉमिक यहां पर 18 या U का मतलब यूनिफाइड मास, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास पूछ रहे हैं, ठीक है, मोलर मास पूछ रहे हैं तो ग्राम पर मोल। दूसरा है बच्चों CO2। क्या है? CO2 12 प्लस 16 into 2, 12 कार्बन का 12 प्लस 16 into 2 तो कितना होगा? 32 और 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल। पहले यूनिफाइड मास निकालेंगे। U का मतलब यूनिफाइड मास। सबसे पहले AMU निकाल लेते हो ना, AMU को रिप्लेस करके U आ गया। ठीक है, U किसकी है? मॉलिक्यूलर मास का आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो U आ जाएगा यूनिफाइड मास, और अगर आपको मोलर मास निकालना है तो आ जाएगा कुछ ग्राम पर मोल। क्या आएगा? ग्राम पर मोल। CO2 का हो गया 44। ठीक है, तीसरा है CH4, तीसरा है आपका CH4। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 into 4 तो जाएगा कुछ 16 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। CO2 CH4 H2O का मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या दिया हुआ है? Na2SO4। हमें क्या निकालना है? मास परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंट। ठीक है, तो मास परसेंट का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। मास परसेंट का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मतलब जो चीज निकालनी है बच्चों को ऊपर आएगी, नीचे टोटल आएगा इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज का फार्मूला ये है। अब इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी का मास परसेंटेज निकालना है। इसमें सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। तो सोडियम का निकालना है मास परसेंटेज। किसका निकालना है आपको? सोडियम का। ठीक है, सोडियम का निकालना है तो यहां पे इसका सबसे पहले मोलर मास निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे। Na2SO4 तो मोलर मास ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा? 23 into 2 प्लस में 32 प्लस में 16 into 4। ठीक है, 23 into 2 प्लस में 32 प्लस में 16 into 4 तो 23 to 46 प्लस में सल्फर का 32 और 64 कितना हो गया? 60 90 और 4 130 और 142। कितना आ गया बच्चों? 142 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? 142 ग्राम पर मोल। सोडियम कितना? 23 23 होगी 46 तो 46 बटे में 142 गुणा में 100 क्या निकल आएगा? सोडियम का मास परसेंटेज निकल आएगा। सल्फर का निकालना है जी, तो सल्फर का 32 बटे में 142 गुणा में 100 सल्फर का निकल आएगा। ऑक्सीजन का निकालना है 16 4 जा 64 बाई में 142 into 100 ऑक्सीजन का निकल आएगा। तो सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन का हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल into 100। तो सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा।
भाई मास कितने निकालना है, सॉलिड दिया हुआ सॉल्यूशन को 100 करके सोडियम का सल्फर का ऑक्सीजन निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डेटा बाय द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। आपको ना एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है? दो चीजें होती है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड में जब एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका रेशियो निकालते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर परसेंटेज गिवन है तो एक हमने फार्मूला परसेंटेज गिवन है आपके पास, आयरन की गिवन है और ऑक्सीजन की, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक चार्ट नाम रहेगा, उस चार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्या चीज दी हुई है यहाँ पे? क्या क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, पहला और दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे की बात कर रहे हैं एलिमेंट। सबसे पहले क्या है? एलिमेंट। जो एलिमेंट दिया हुआ है एक चार्ट बना लेंगे एलिमेंट, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ, उसके बाद उनका सिंबल क्या है, ठीक है, सिंबल क्या है, उसके बाद परसेंटेज बाय मास, कितनी परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए सिखाऊंगा कैसे। उसके बाद सिंपल मोलर रेशियो, उसके बाद सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। एक ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला आपको बनाना है जिसमें आयरन गिवन है 69.9% और आपका 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास ही दिया हुआ है। तो एलिमेंट कौन कौन से? आयरन और ऑक्सीजन। एलिमेंट कौन से हैं बच्चों? आयरन और ऑक्सीजन। आयरन है और क्या है? ऑक्सीजन। आयरन को डिनोट कैसे करेंगे? Fe से। ऑक्सीजन को किससे करेंगे? ऑक्सीजन को O से। परसेंटेज बाय मास कितना गिवन है? 69.9 और 30.1। ऑक्सीजन का आयरन का कितना होता है एटॉमिक मास? 55.85। ऑक्सीजन कितना होगा? 16। क्लियर है? ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट लिख लिया हमने, सिंबल लिख लिया, परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब Fe का हमारे पास 69। अब ये देखिए ये जो परसेंटेज बाय मास है ऊपर आएगा नीचे ये आएगा, उसको हम एक रेशियो निकाल देंगे। 69.9 अपॉन 55.85 इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपके पास 1.25। कितना आ गया बच्चों? 1.25। 30.1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, ये आ जाएगा 1.88। कितना आ गया? 1.88। अब देखिए इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1.25। तो दोनों को 1. छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 1.25 अपॉन ये 1.25, 1.88 बटे ये 1.25। देखिए आपको कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1.5। ठीक है, क्लियर हो? 69.9 की वजह ना 30.1। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर जो है ये रेशियो तो आ गया, लेकिन ये रेशियो किस में आ रहा है? आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, 1/2 की फॉर्म में आ रहा है ना। फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको डेढ़ आया, इसमें 1/2 की, तो उसमें 1/3 हो गया। ये आपका डेढ़ है, यहाँ पे 50/10 करके इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेशियो जो पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि होल नंबर में आ जाए, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर नहीं कि जिसको दोनों से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में आ जाएगा। छोटा नंबर 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू आ गई, 1 के बाद 2 आता है। हम 1 into 2 कर देंगे तो 1/5 into 2, तो ये कितना आ गया? 2 और ये कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। हमारे पास होल नंबर आ गया, आयरन का आ गया 2 और ऑक्सीजन का आ गया 3। F into O3 1 होना क्या बन गया बच्चों? F into O3 क्या बन गया? F into O3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। आपको एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, ठीक है, ऑक्साइड का, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन गिवन है। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसका सिंबल, उसके बाद परसेंटेज बाय मास, देन एटॉमिक मास, देन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद सिंपल मोलर रेशियो और होल नंबर रेशियो, और ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एलिमेंट, फिर उसका सिंबल, फिर उसका एटॉमिक मास, उसके बाद उसका जो परसेंटेज गिवन है वो, फिर एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद सिंपल रेशियो, उसके बाद होल नंबर रेशियो। ठीक है, एलिमेंट जैसे आयरन और ऑक्सीजन गिवन था, पहले आयरन फिर ऑक्सीजन, फिर आयरन का सिंबल Fe और ऑक्सीजन का O, फिर परसेंटेज गिवन है उसमें वो लिख दी। उसके बाद एटॉमिक मास, परसेंटेज गिवन से एटॉमिक मास को डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो आ जाएगा। उस रेशियो में जो छोटा वाला है उसको दोनों से डिवाइड कर देंगे तो एक सिंपल रेशियो आ जाएगा। अगर वो रेशियो पॉइंट में आ रहा है तो उसको 2 या 3 छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बना देंगे, वही इसका फिर फार्मूला बना देंगे।
Fe2O3 हाइड्रोक्सिल में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, आपको ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, प्रोड्यूस व्हेन, तो कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, पहला पार्ट कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, ठीक है, तो बर्न्ड इन एयर, जब 1 मोल को कार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। तो सिंपल पहले क्वेश्चन को समझनी पड़ेगी, यहाँ पर स्टिचोमेट्रिक इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो क्या कह रहा है, कार्बन को बर्न कर रहे हैं बच्चों, कार्बन को जब भी बर्न करेंगे, जब भी कोई चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, पहली बात, कंबशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर C से CO2 बन रहा है तो सिंपल बात ऑक्सीजन ही रहा होगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन में ही बता रहा है कि जब C से CO2 बन रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही होगी, पहली बात, और दूसरी बर्निंग है तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही होगी, तीसरी अगर वो कह रहा है एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बर्निंग एयर, तो एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से ही तो है, तो यहाँ पर कॉमन इक्वेशन क्या बनती है, C+O2 CO2, C+O2 CO2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन के 1 मोल है, ऑक्सीजन के भी कितने होंगे 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 1 मोल। अब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा चेक करेंगे तो देखिए 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर O2 का मतलब है 32 ग्राम, क्या होगा बच्चों 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं 12 + 16 = 44 ग्राम, कितना आ रहा है बच्चों 44 ग्राम, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करने पे 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। वो क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, इज बर्न्ड इन एयर, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे एयर में तो क्या मिलेगा, तो बर्न करेंगे जलाएंगे, मींस बर्निंग करेंगे, कंबशन करेंगे, तो 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करने पे CO2 44 ग्राम प्राप्त होगा, तो C+O2 CO2 1 मोल, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, तो यहां पर 32 ग्राम से 44 ग्राम यहां पर CO2 प्राप्त होगा। पहला वाला क्या हो गया आपका, पहला पार्ट हो गया 44, सेकंड देखिए, सेकंड वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन बट 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 1 मोल यहां पर था ना C+O2 CO2 है बच्चों, यहां पर तो ये 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन 32 से ऑक्सीजन ले लिया 16 ग्राम, कितना है यहाँ 16 ग्राम, अब CO2 कितना बनेगा, उसने ऑक्सीजन को आधा कर दिया, यहाँ पर कितना था बच्चों 32 ग्राम था, अब ऑक्सीजन कितनी होगी 16 ग्राम, उसने हाफ कर दिया, जब ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन बिहेव एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगी प्रोडक्ट भी तो कम बनेगा, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ होगी प्रोडक्ट भी हाफ बनेगा, पहले प्रोडक्ट बना 44 ग्राम, अब कितना बनेगा जी 22 ग्राम, कितना बनेगा बच्चों 22 ग्राम, कितना बनेगा 22 ग्राम। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं बच्चों 2 मोल ऑफ कार्बन, उसने कार्बन का मोल बढ़ा दिया, C+O2 gives CO2, कार्बन के ले लिए 2 मोल, कितने ले लिए बच्चों 2 मोल, ठीक है, और वो कह रहा है कि इज बर्न्ड 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लिया 16 ग्राम, ऑक्सीजन तो अभी भी 16 ही ग्राम है, ऑक्सीजन तो अभी भी 16 ही ग्राम है, ऑक्सीजन अगेन क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट तो उतना ही बनेगा ना, क्योंकि हाफ हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट कितना बनेगा अगेन 22 ग्राम, कितना बनेगा 22 ग्राम, पहले वाले में प्रोडक्ट बनेगा 44 ग्राम, दूसरे में 22 ग्राम, तीसरे में 22 ग्राम, क्यों बनेगा मैं आपको समझा चुका हूं, 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन लिया, 1 मोल बनाएगा 25 ग्राम, तो 44 ग्राम बन रहा है, अगर हाफ कर देंगे तो 22 ग्राम, हाफ कर देंगे तो 22, यहाँ पे कार्बन की मात्रा बढ़ा है, कार्बन की जगह 4 गुना कर, ऑक्सीजन तो उतनी है, तो ऑक्सीजन पे तो डिपेंड करेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आंसर भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आएगा 22 ग्राम बनेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COOH, आपको निकालना है मास ऑफ सोडियम एसिटेट, क्या निकालना है बच्चों मास ऑफ सोडियम एसिटेट, मास ऑफ सोडियम एसिटेट आपको निकालना है, ठीक है, CH3COOH आपको यहाँ पर निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 500 वॉल्यूम दिया हुआ है, वो कितना दिया 500 ml, ठीक है, जो चीज गिवन है पहले वो लिख लिया करो, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा,
0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब बच्चों पानी होता है, ठीक है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन है और एक्वस इसका मतलब क्या है, मोलरिटी गिवन है, क्या गिवन है, मोलरिटी एंड गिवन है। मोलर मास आपको दिया हुआ है 82, मोलर मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 82 ग्राम, 82 पॉइंट मोलर मास कितना है 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, आपको मास ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना है, इट मींस गिवन मास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, गिवन मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है। आप लोग फार्मूला जानते हो, सॉल्व कर लेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W2 by M2 into 1000 by V, W2 by M2 into 1000 by V। M2 दिया हुआ है कितना है सर 0.375, W2 कितना है सर निकालना है, M2 कितना है, M2 कितना है 82.0245, 82.0245, ठीक है, into 1000 बाई वॉल्यूम कितना है 500 ml। सॉल्व कर लेंगे, देखिए सारा का सारा इस साइड का 0.375 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0.0005 10 आ गया, तो 0.375 into 82.0245 है ना, बटे में 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया W2, सॉल्व हो जाएगा, नहीं आया। अरे भाई मास ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, फार्मूला लगाते हैं W2 by M2 1000 by V, W2 हमें निकालना है, मोलरिटी 0.375, M2 82.0245, अभी भाई वॉल्यूम कितना है 500, कट गया 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, तो अभी 2 तो इसके साथ में नीचे आ जाएगा, तो 0.375 into 82.0245 और बटे में 2 आ गया, W2 निकल आएगा, सिंपल है, सही आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए कंसंट्रेशन जब भी नाम आ जाए तो आप समझना कि कंसंट्रेशन के अंदर मोलरिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मोलरिटी। वैसे कंसंट्रेशन के अंदर 9 टर्म आती है आपकी, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 9 टर्म आती है, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग कंसंट्रेशन के अंदर मोलरिटी ले सकते हैं, क्योंकि आगे भी लिख रहा है कंसंट्रेशन के साथ आगे लिखा होगा मोल पर लीटर। देखिए क्वेश्चन में देखिए मोलरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोल पर लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलरिटी, ठीक है ना, मोल पर केजी लिखा होगा, इसका मतलब मोलरिटी, ठीक है जी। चलिए तो कैलकुलेट द मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। आपको मोल पर लीटर इसमें परसेंटेज देंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड निकालना है, HNO3 की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर ना और क्या क्या चीज गिवन है, इसके अंदर वो कह रहा है कि वन डेंसिटी दी हुई है 1.41, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml, और मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड 69.9%, आपको दिया हुआ है HNO3। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी आपको मोलरिटी या नॉर्मलिटी कुछ भी निकालना हो और परसेंटेज गिवन हो बच्चों, परसेंटेज गिवन हो, तो क्या करना है, समझिए इस बात को कि जब भी आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और परसेंटेज गिवन हो, तो जब परसेंटेज गिवन होगी तो हमेशा डेंसिटी देगा, परसेंटेज गिवन होगी तो डेंसिटी देगा। तो अगर आप यहाँ निकालने के हमें मोलरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, मोलरिटी, क्या निकालनी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, तो मोलरिटी का फार्मूला हो जाएगा W2 by M2 into 1000 by V, यही तो होगा, होगा नहीं होगा भाई, W2 by M2 into 1000 by V होगा। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है सर, नहीं है, मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों चीज निकालनी है, W2 तो है, M2 भी है, लेकिन वॉल्यूम भी नहीं है, मोलरिटी नहीं है। W2 कहाँ है सर, वहाँ पे 69% HNO3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, 69% HNO3 दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। तो ये जो परसेंटेज गिवन है ना, बस यही आपका गिवन मास है, ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे 69 ग्राम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 69 ग्राम HNO3, इसका मतलब हो जाएगा 69 ग्राम HNO3। ये जो 69 है ना, ये हो जाएगा आपका गिवन मास, क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास, गिवन मास। और जो HNO3 का हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा मोलर मास, क्या हो जाएगा, मोलर मास। कितना हो जाएगा 63, 1 प्लस 14 प्लस 16 into 3, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा बच्चों मोलर मास, क्या हो जाएगा, मोलर मास। यहाँ पर परसेंटेज दिए, जब भी परसेंटेज हो तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास हो जाएगा 100, टोटल मास कितना हो जाएगा
100, ध्यान रखना तो जब भी परसेंटेज गिवन हो तो टोटल मास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मुझे निकालना है, मास कितना हो गया 100, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100, तो ये परसेंटेज जब भी हो तो मास टोटल कितना होगा 100। डेंसिटी कितनी है सर 1.41, ये क्या आ गया आपकी वॉल्यूम, क्या आ गया बच्चों वॉल्यूम। अब देखिए फार्मूला पुट कीजिए m इज इक्वल टू W2 बाय m2 इनटू 1000 बाय v। फार्मूला है m कितना है, m है आपका मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू W2, W2 कितना है W2 हो जाएगा तो गिवन मास कितना 69, कितना हो जाएगा 69 और मोलर मास यहां पर हो जाएगा, इसका निकाला हमने 90 ऐसे तो 63 इनटू 1000 बाय v। वॉल्यूम कितना आ गया 100 अपॉन 1.41, 100 अपॉन 1.41 ये ऊपर चला जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू 69 बाय 63 इनटू 1000 बाय 1 इनटू 1.41 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे क्लियर हुआ, मोलैरिटी निकल आएगी। दोबारा देखिए हमने क्या करा, हमारे पास 69% HNO3 दिया हुआ है, 69% HNO3 दिया हुआ है, तो देखिए जब भी परसेंटेज में गिवन होगा बच्चों तो टोटल मास हो जाएगा 100। टोटल मास कितना हो जाएगा 100। जब भी परसेंटेज गिवन होगी तो टोटल मास कितना होगा आपका 100 होगा। टोटल मास यहाँ पर 100 होगा जब भी आपको परसेंटेज गिवन है, तो टोटल मास हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 69% HNO3 है, मतलब 69 ग्राम आपका क्या हो जाएगा 69 ग्राम क्या हो जाएगा आपका गिवन मास, क्या हो जाएगा बेटा गिवन मास। और HNO3 का हम क्या निकालेंगे मोलर मास, क्या निकालेंगे मोलर मास। 69 ग्राम आपका क्या हो गया गिवन मास और HNO3 का हमने क्या निकाल लिया मोलर मास। अब जो गिवन मास आ गया आपका मोलर मास आ गया, टोटल मास हो गया 100, वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम से मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम आ गया, W2 कितना हो गया 69, मोलर मास निकाल लिया 63,000 बाय वॉल्यूम पूरा फिटिंग आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे मोलैरिटी निकल आएगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन देखिए। सेवन क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेवन क्वेश्चन है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। वो कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हमें की कॉपर सल्फेट दिया हुआ है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, उसमें कॉपर की मात्रा निकालनी है। किसे निकालनी है कॉपर। सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे कॉपर सल्फेट का। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे। कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना आ जाएगा, कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे CuSO4। कार्बन का कॉपर का होता है 63.5 प्लस में सल्फर का 32 प्लस में 16 हो गया 64, ठीक है। 63.5 कॉपर का हो गया प्लस में सल्फर का 32 और इसका हो गया 64, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया ये 159.5, कितना आ गया 159.5 ग्राम पर मोल। जोड़ लीजिए भाई 60 तो 120 150 और 150 और 154 और 56 और 158.5 159.5 आ गया, कितना आ गया 159.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसको कॉपर निकालना, क्या निकालना बच्चों कॉपर। तो इसमें कॉपर कितनी है 159.5 जो है आपको ग्राम पर मोल जो है ग्राम कॉपर सल्फेट में कंटेन कॉपर कितनी है, तो कॉपर कितनी है इसके अंदर सिर्फ कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट क्या है कॉपर कितनी है 63.5 ग्राम यहाँ पे कॉपर है। कितने में कितनी कॉपर है, कहते हैं एक में कितनी होगी तो 63.5 बटे में 159.5। एक में हमें किसमें निकालनी है 100 में कितनी होगी 100 ग्राम में, तो 63.5 बटे में 159.5 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहे है ना, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर हुआ। वो कहते हैं हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट टू कॉपर कितनी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मोलर मास निकालेंगे कॉपर सल्फेट का, कितना आ गया 159.5 63, कॉपर का तो है 63.5 प्लस सल्फर का 32 है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 4 64, टोटल आ गया 159.5। कॉपर कितनी है 63.5, 1 ग्राम में कितनी होगी 63.5 बटे में 159.5, ये आ गया 100 में कितनी होगी तो गुणा में 100। क्लियर हो। नोट कीजिए 8वां क्वेश्चन देखिए।
8वां क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन व्हिच मास परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड आर 69.9 and 30.1 रिस्पेक्टिवली। 8वां क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें सेम आपको डाटा दिया होगा, ऑक्सीजन का दिया था आपको 30.1, आयरन का 69.9, वहां से हमने एक फार्मूला बनाया था कितना Fe2O3, क्या बनाया था बच्चों Fe2O3। तो देखिए Fe2O3 बनाया था हमने एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, क्या निकालेंगे बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, कैसे निकलेगा जैसे मोलर मास निकलता है Fe का 55.85 into 2 प्लस में 16 गुना में 3, इसको गुणा कर देंगे इसको गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा 55.85 into 2 और 16 गुना में 3 है ना 159.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 159.7 ग्राम पर मोल, इसको जोड़े तो ही आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन को 31, तो इससे आप थर्ड क्वेश्चन निकाल चुके हैं Fe2O3 का एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल दिया, 55.85 इसका एटॉमिक मास है इनटू 2 16 गुना में 3 159.7 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे n = 2, अब यहां पे हम n निकालेंगे, क्योंकि n निकालेंगे n से गुणा करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, तो मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है कि n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो n की वैल्यू जो होगी उससे एम्पिरिकल फार्मूला से गुणा करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास भी सेम यही आएगा, मोलर मास कितना आएगा 59.7, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम आ रहा है 59.7, और दिन कितना आ गया 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, जब n की वैल्यू 1 है तो एम्पिरिकल किसके बराबर हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला की, एम्पिरिकल किसके बराबर हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम एज एम्पिरिकल, molecular formula is same as empirical formula। जो मोलिकुलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला से सेम आएगा, यहां पर n इक्वल टू मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाला 159.7, मोलर मास भी कितना आएगा, काटेंगे तो 1 आ गया, n इक्वल टू 1, तो n इनटू जो n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला, तो n की वैल्यू 1 है तो एम्पिरिकल मोलिकुलर दोनों सेम आएंगे। 8th क्लास हो चुका है, 8th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, क्या निकालना है बच्चों एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए यहां पर आपको आइसोटोप्स दिया, आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहां पे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735 और 1737, तो पहले हम आइसोटोप्स को लिख लेंगे, यहां पे हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम पहले आइसोटोप्स लिख लेंगे आपको, ठीक है। क्लोरीन 35 35 और क्लोरीन 37, दो इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन में दिया है बच्चों 35 और 37, सॉरी 35 क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 दो गिवन है, और परसेंटेज दिया आपको नेचुरल अबंडेंस, यहां पे दिया हुआ परसेंटेज दिया आपको नेचुरल अबंडेंस, ठीक है नेचुरल अबंडेंस, अबंडेंस आपको गिवन है, ठीक है। नेचुरल अबंडेंस कितना है 75.77 75.77 और 24.23, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है, क्या गिवन है मोलर मास, क्या गिवन है आपको मोलर मास गिवन है, कितना गिवन है जी 34.9689 34.9689, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है 36.9659 36.9659, ठीक है क्वेश्चन में गिवन है, एनसीईआरटी देखोगे सब कुछ मिलेगा। उसके बाद इसका हम निकालेंगे फ्रैक्शनल अबंडेंस, क्या निकालेंगे बच्चों फ्रैक्शनल अबंडेंस निकालेंगे, फ्रैक्शनल अबंडेंस, क्योंकि देखिए पॉइंट में परसेंटेज में, तो परसेंटेज में इसको सॉल्व करके फ्रैक्शनल अबंडेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब इसको देखो सॉल्व करके और इसका हम लोग जो परसेंटेज है, क्योंकि ये तो परसेंटेज में गिवन है, इसमें गिवन है आपको ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, तो जो परसेंटेज में गिवन है तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शनल अबंडेंस में इसको परसेंटेज हटा करके और फ्रैक्शनल पॉइंट में इसका जो एक्चुअल रेशियो वो निकाल लेंगे। तो 75.77 को अगर मैं देखिए यहां पर रफली दिखाता हूं आपको, 75.77 को मैं 100 से करूंगा, 2 पॉइंट के बाद 200 2 जीरो, ये आ गए 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 0 आ गया 0.0577, ये वैल्यू आ गई 0.7577, ऐसे ही यहां पे इसका पॉइंट हटेगा 2 2 4, ये आ जाएगी 0.2423, ये आ जाएगी 0.2423, निकल समझ गए होगी, तो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो उसकी और परसेंट 2 जीरो परसेंटेज की 4 ऊपर जाएंगे तो
साइंटिफिक नोटेशन में से आएगा उसमें फॉर्म में करेंगे 0.2423 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.7577 और 0.2423। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ए बार से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा Fi into Ai, सिग्मा Fi into Ai मतलब फ्रैक्शनल अबंडेंस मास इनटू एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। ठीक है, फ्रैक्शनल अबंडेंस मास जो मोलर Fi into Ai ये F1 A1 is equal to F1 A1 plus F2 A2 दोनों को जोड़ देंगे। Fi into Ai करेंगे, Fi into Ai करेंगे F1 A1 plus F2 A2। F1 का मतलब ये है कि F1 है कि A1 है, F2 है कि A2 है। F1 कितना है आपका? F1 है बच्चों 0.7577 into 34.9689 34.9689 प्लस F2 कितना है 0.2423 0.2423 into आपका है 36.9659 36.9659। इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए, दोनों को टोटल कीजिए, दोनों को टोटल करेंगे। तो 0.7577 into 34.9689 प्लस 0.2423 36.9659 तो सॉल्व करेंगे 26.4959 26.4959 प्लस इसको गुणा करें ना, उसको गुणा करें तो आगे 8.9568 8.9568। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 35.45 क्लियर हो? कुछ नहीं है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो खुद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे होगा ये। तो आपको इस क्वेश्चन देखिए ध्यान से दिया हुआ है, ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट? देखिए क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं मैं। कैलकुलेट द एटॉमिक एवरेज मास। आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आपको आइसोटोपिक क्वेश्चन में गिवन आसान है, हमने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई कराएंगे, कुछ नहीं करा। तो हमारे पास आइसोटोप्स गिवन है फ्लोरीन 35.37 परसेंटेज, नेचुरल अबंडेंस हमारे पास गिवन है 75.77%, 24.23%। मॉडल मास है इसका, जब इसको सोल्व करेंगे फ्रैक्शनल अबंडेंस बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस बनाएंगे, पॉइंट हट जाएगा तो 2 जीरो नीचे पॉइंट्स के आएंगे और 200 के आएंगे, परसेंटेज के आएंगे। तो 0.7577 और 0.2423 ये फ्रैक्शनल अबंडेंस आ गया। एटॉमिक मास का फार्मूला है सिग्मा Fi into Ai। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे F1 A1 F2 A2 F1 A1 F2 A2 इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कर समझ चुके हो, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नोट कर लिया। Then the question is in 3 moles of ethane, in 3 moles of ethane, ठीक है, C2H6 कैलकुलेट। देखिए इसमें C2H6 दिया 3 मोल्स ऑफ ethane दिया, ये दिया मतलब 3 मोल्स ऑफ ethane, 3 मोल्स ऑफ ethane दिया है, C2H6 आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया गैर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। पहले पार्ट में क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालना है। बहुत ही सिंपल है। कार्बन कितना होगा? देखिए एक मोल में कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2। 3 में कितना रहेगा? 3 2 जा, एक मोल में 2 कार्बन, 3 में कितना होगा? 3 * 2 कितना होगा? 6 कार्बन एटम। कितना होगा बच्चों? 6 कार्बन एटम। सेकंड देखिए, अब वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? तो हाइड्रोजन एटम निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6, एक में कितने हैं? 6, तो 3 में कितने होंगे? 3 * 6 18, 3 * 6 तो कितने होंगे? 18, कितने होंगे? 18। नेक्स्ट क्लियर हुआ? 3 * 6 कितने होंगे? 18। यहाँ पर 3 * 2 कितने होंगे बच्चों? 6। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? यहाँ पे देखिए कार्बन एटम 2 है, 3 में कितने होंगे? 3 2 जा 6, हाइड्रोजन एटम 6 है, 3 6 जा 18। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? वो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन मतलब मॉलिक्यूल्स में एटम ये निकालने हैं, क्या निकालने हैं? तो मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, कैसे निकालेंगे? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 निकल निकाल 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन निकाल, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है ना, तो 3 मॉलिक्यूल है तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होगा कितना, 3 इनटू एवोगाड्रो नंबर, 3 इनटू मोल कितना है, 3 इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इनटू 10 की पावर 23, 3 6 18.023 10 की पावर खत्म। क्लियर हो गया? एक मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर है ना, एक मोल किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर 3 मोल किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो 3 गुना एवोगाड्रो नंबर, तो 3 into 6.03 10 की पावर 20, तो 18.023 10 की पावर 23 हो जाएगा। हो गया जी, ठीक है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एनसीईआरटी की, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने एनसीईआरटी क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस समझ लिए हैं, कर लिए हैं। इन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, कॉपी में करके देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आए दोबारा पूछिए। अब आगे 11 क्वेश्चन से आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।